हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों ये हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जिसमें हमने चर्चा की थी भारतीय अर्थव्यवस्था के बेसिक्स की, और इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय से रिलेटेड ही हमारा पूरा वीडियो होगा, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो मिस किया है भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो उसकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय, तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और यह 1868 ईस्वी में किया गया था। ऐसा मानना है कि जो सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन हुआ वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, जो 1868 में किया गया। किस प्रकार से? जब उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसको प्रकाशित किया। इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन हुआ वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में हुआ। ये महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर पूछ दिया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन कब हुआ और किसके द्वारा हुआ। और डॉक्टर V.K.R.V. राव ने उत्पादन और आय गणना में सम्मिश्रण का प्रयोग किया। जो सम्मिश्रण का प्रयोग किया गया उत्पादन और आय गणना में, वो डॉक्टर V.K.R.V. राव के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आय समिति व केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये जो दो प्रमुख संगठन है, राष्ट्रीय आय समिति और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इन्होंने डॉक्टर राव की पद्धति में कुछ माइनर संशोधन करके उसको स्वीकार कर लिया। और 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर P.C. महालनोबिस थे। उत्पादक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। जो राष्ट्रीय आय का सृजन किससे होता है? तो इसका जो मूल है वो उत्पादन गतिविधियां हैं। उत्पादक गतिविधियों के द्वारा ही राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। अब बात करेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSO के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय आय में अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 में तथा अंतिम रिपोर्ट 1954 में प्रदान की। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाए जाते हैं। 1966 और 1967 ईस्वी में CSO द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। मतलब जो त्रैमासिक आंकड़े प्रकाशित होते हैं सकल घरेलू उत्पाद के, वो 1966-67 से रेगुलर रूप से प्रकाशित किए जाते हैं CSO के द्वारा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। तो भारत में साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। मतलब व्यवहारिक रूप से अगर बात करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में। राष्ट्रीय आय की गणना में जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके द्वारा सबसे अधिक प्रयोग होता है उसका राष्ट्रीय आय के आकलन में। इसके अलावा भी जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP जिसको बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट का भी प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में। इन सबको विस्तार के रूप से देखेंगे, ये सब क्या होते हैं। GDP, NDP, GNP और NNP चारों वित्त वर्ष की आय के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन चारों की अवधारणाएं भिन्न भिन्न है। मतलब हम GDP से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जो GNP और NNP है, इन चारों के द्वारा हम ज्ञात करते हैं राष्ट्रीय आय को, लेकिन चारों की अवधारणाएं जो है वो भिन्न भिन्न है। देश की आर्थिक वृद्धि के लिए जो सबसे उपयुक्त माना जाता है वो सकल घरेलू उत्पाद माना जाता है। अब विस्तृत रूप से देखेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। क्या होता है? किसी देश की अर्थव्यवस्था में
किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष की जब बात करते हैं तो अप्रैल से जो मार्च आता है उसकी बात करेंगे। एक वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करते हैं, उसमें सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास या गिरावट को घटाने पर जो शेष बचता है उसको शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? जब हम सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास या मूल्य गिरावट को घटा देते हैं तो हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। इस फार्मूले से हम जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स उसको निकाल सकते हैं। दूसरा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जब हम बात करते हैं इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। मतलब देश के अंदर देशवासियों के द्वारा, इसमें सिर्फ हम देशवासियों की गणना करेंगे, देशवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जो होता है उनका योग ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। इसमें देशवासियों के द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं, जिसको हम एक्स मान सकते हैं, को शामिल किया जाता है और विदेशियों के द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को घटा दिया जाता है। इसको हम एक्स और एम दे रहे हैं नाम, जिससे हमको फार्मूला याद करने में आसानी रहेगी। मतलब अब इसको जीएनपी को एक बार और डिटेल में समझेंगे क्या होता है। देशवासियों के द्वारा देश में, और जो देश के नागरिक और विदेश में जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, वस्तुओं के और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उसको जोड़ेंगे, और विदेशियों के द्वारा जो विदेशी कंपनियां आई हैं या जो विदेशी व्यक्ति हैं वो देश में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं उनको हम घटा देंगे। तो इस प्रकार से जो हमको वैल्यू प्राप्त होगी वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। फार्मूले से देखेंगे तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पर एक्स जो है वो देशी मतलब देशवासियों के द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं, और जो एम है, एम वो विदेशियों के द्वारा देश में उत्पादित सेवाएं और वस्तुएं हैं। अब इसमें एक चीज और यहाँ पर अगर गौर करेंगे, इस फार्मूले में एक्स माइनस एम है। अब अगर मान लीजिए कि विदेशियों के द्वारा देश में उत्पादित सेवाएं और वस्तुएं और सेवाएं बराबर हैं जो देशवासी हैं विदेशियों के द्वारा, मतलब अगर x इक्वल टू एम है तो हमारा जीएनपी जीडीपी के बराबर होगा, या फिर x माइनस एम इक्वल टू 0 आता है तो जीडीपी जीएनपी के बराबर होगा। x इक्वल टू एम उस अवस्था में होगा जब हमारी बंद अर्थव्यवस्था होगी। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है उसकी चर्चा हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो जीडीपी जीएनपी से कब बराबर होगी, ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है। यहाँ पर दो कंडीशंस में बराबर होगी। पहली, बंद अर्थव्यवस्था में जब x इक्वल टू एम होगा। बंद अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात कुछ नहीं होता है, अर्थव्यवस्था जो देश की सीमाओं के भीतर सीमित होती है, उसमें x और m दोनों बराबर होंगे तो जो जीएनपी होगा वो जीडीपी के बराबर हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में जीएनपी जीडीपी के बराबर कब होगा, जब देशवासियों के द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं बराबर होंगी विदेशियों के द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के। मतलब इन दोनों को घटाने से जब माइनस आएगा, x माइनस एम इक्वल टू जब 0 प्राप्त होगा तो जीएनपी जीडीपी के बराबर होगा। जीएनपी में ये इंपॉर्टेंट है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, ना कि ये कि उत्पादन कौन कर रहा है। मतलब जीएनपी में उत्पादन कहाँ हो रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब मान लीजिए देश में उत्पादन हो रहा है लेकिन वो विदेशियों के द्वारा किया जा रहा है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उत्पादन कौन कर रहा है। अगर विदेश में भी देशवासी उत्पादन कर रहा है तो वो जीएनपी में शामिल किया जाएगा, और अगर देश में विदेशी उत्पादन कर रहा है तो वो जीएनपी में शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की, नेट नेशनल प्रोडक्ट्स की। नेट नेशनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होते हैं। मतलब एक वित्त वर्ष के अंदर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उनमें से मूल्यह्रास को जब हम घटा देंगे तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। एनएनपी को हम यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास।
एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। जीएनपी कैसे ज्ञात करेंगे वो हम पीछे अभी हमने चर्चा की। और जीएनपी और जीडीपी बराबर होने की कंडीशन में यहाँ पर हम जीएनपी की जगह जीडीपी रख करके जो ये फार्मूला है यहाँ पर, मान लीजिए बंद अर्थव्यवस्था में बात करते हैं कि जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध होगा, तो जीएनपी बराबर हो जाएगी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास के। तो इस फार्मूले के द्वारा हम एनएनपी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है, अवधारणा है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यह सबसे ज्यादा मानी जाने वाली और सर्वमत वाली अवधारणा है सकल घरेलू उत्पाद। इसको देखेंगे तो किसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं, सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें देश के बाहर देशवासियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है। अब एक बार फिर से देखेंगे, किसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाएगा और इसमें देशवासियों के द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं को भी शामिल किया जाएगा। जीडीपी में उत्पादन कहाँ हो रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, जबकि जीएनपी में इसका उल्टा होता है। जीडीपी में उत्पादन कहाँ हो रहा है यह महत्वपूर्ण है, ना कि यह कि उत्पादन कौन कर रहा है। अब जैसे कि देश में हो रहा है मतलब वो जीडीपी में काउंट किया जाएगा। जीडीपी देश के भीतर होने वाले समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। तो ये सबसे ज्यादा माने जाने वाला मत है जीडीपी, जिससे हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। जीडीपी की अन्य परिभाषाओं पर नजर डालेंगे तो एक निश्चित समय अवधि में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय के बराबर जीडीपी होता है। और दूसरे शब्दों में अगर बात करते हैं तो देश के भीतर एक समयावधि में, समयावधि मतलब हम एक वित्तीय वर्ष मान सकते हैं, तो देश के भीतर एक वित्तीय वर्ष में सभी उद्योगों के द्वारा उत्पादित प्रत्येक अवस्था पर कुल वर्धित मूल्य और उत्पादनों का सब्सिडी रहित कर के बराबर जो मौद्रिक मूल्य होगा वह जीडीपी कहलाएगा। आगे महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि और सहायक क्षेत्र आते हैं, दूसरा द्वितीय क्षेत्र जिसमें उद्योग क्षेत्र आते हैं और तीसरा तृतीय क्षेत्र जिसमें सेवाएं आती हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और सहायक क्षेत्र आते हैं, द्वितीय में उद्योग क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं। इसको डिटेल में देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र बोलते हैं, इसमें कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन मुख्य रूप से आता है। दूसरा द्वितीय क्षेत्र जिसमें उद्योग आते हैं, इसमें खनन और उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण और बिजली, गैस और जलापूर्ति मुख्य हैं। और तीसरा जो सेवाएं हैं, इसमें व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, संचार, वित्त, वास्तविक संपदा, व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं क्षेत्र आता है। सेवाएं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हिस्सा रखती हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। मतलब सेवाओं का जो अंश है वो बढ़ता जाता है देश की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ। ये अक्सर पूछ दिया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ कौन सा क्षेत्र विकसित होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शंस देते हैं। तो जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। आगे बात करते हैं, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र राज्य का है। अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा योगदान जो है भारत में वो सकल घरेलू उत्पाद में वो महाराष्ट्र राज्य का है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत आय की। व्यक्तिगत आय क्या होती है? तो देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होने वाली आय को व्यक्तिगत आय कहा जाता है। कोई भी सैलरीड पर्सन है जिसकी सैलरी आती है, उसको जो वास्तविक आय प्राप्त होती है वह उसकी व्यक्तिगत आय
कहलाती है। जो मान लीजिए किसी का व्यवसाय, उसको जो आय प्राप्त हो रही है उसका आय, उसकी आने वाली आय को व्यक्तिगत आय कहेंगे। जो पर्सनल जितना भी प्राप्त होगा इनकम, वो व्यक्तिगत आय कहा जाता है। और इसमें निगम कर तथा सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों के लिए किए गए भुगतानों को घटाते हैं। जो टैक्सेस वगैरह घटाते हैं उसके बाद जो हमको आय प्राप्त होती है, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे सैलरी से हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, तो वो वास्तविक आय में काउंट होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की राष्ट्रीय आय और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अगले वीडियो मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे मानव विकास की और उसके आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स प्राप्त होती रहें। साथ ही साथ फेसबुक पर जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।